फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी अकेडमी में। ये हमारे मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे आज की हमारी क्लास है 8वीं क्लास। इसके पहले 7 क्लास आपको अपलोड कराई जा चुकी हैं, जहां पे हम पर डे एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी के साथ साथ जो भी MCQ बन सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको पढ़ते हैं और उसके साथ उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलते हैं। यानी एक क्लास में हम एक टॉपिक का कंप्लीट यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ हो, और चाहे उसकी थ्योरी हो। तो ये जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने अब अपनी तैयारी रोक दी होगी, क्योंकि जब 1 महीने था पेपर को, अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला था, तब लोग जोरों शोरों से लगे थे पढ़ाई करने में। अब क्योंकि पेपर थोड़ा डिले हो गया है, तो उन्होंने अपनी तैयारी को ही रोक दी होगी। तो हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अभी तो टाइम मिला है कि अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अब आप डिटेल से अपने सिलेबस पे फोकस करिए, सिलेबस अच्छे से तैयार करिए। सिलेबस के बाद जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, उससे एनालिसिस करिए, देखिए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जाके आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको क्या रहेगा, जब तक में आपका एग्जाम होगा तब तक में आपका सिलेबस और क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोनों हो चुकी रही होगी, जिससे आप अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस जरूर फॉलो करिएगा। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस से डली हैं। अभी तक में लगभग 20 क्लासेस हो गई हैं। कुछ मिक्स क्वेश्चन की 10-15 क्लासेस आपकी मिक्स क्वेश्चन की हैं, और ये प्रैक्टिस सेट वाले टॉपिक वाइज क्वेश्चन की क्लासेस हैं, जो कि दोनों अगर आप पढ़ते हैं ना, मिक्स क्वेश्चन और टॉपिक वाइज, इससे क्या है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और ज़्यादा से ज़्यादा बेस आपका स्ट्रांग होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य यानी मैटर एंड इट्स स्टेट के बारे में, जहाँ पे हम डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसकी MCQ को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, द्रव्य या फिर मैटर होता क्या है। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, यानी जिसमें मास हो और जो स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। कुल मिला के ये बोला गया है कि आखिर द्रव्य या फिर मैटर होता क्या है। तो ब्रह्मांड में कोई भी चीज है जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान हो और जो कोई ना कोई स्पेस घेरता हो, स्थान घेरता हो, वो सब क्या कहलाएंगे, द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। यानी द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना, कोई भी संरचना है जिसमें द्रव्यमान और आयतन है, तो किसमें आएंगे, द्रव्य में आ जाएंगे। अब मान लेते हैं किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। अब द्रव्यमान तो आया कि किसी वस्तु में, अगर ब्रह्मांड में कोई वस्तु, वो कोई चीज है जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। कि अब जो द्रव्यमान टर्म आया है, ये द्रव्यमान क्या होता है, तो कोई भी वस्तु है वो जितने द्रव्य से मिलकर बनी है, मान लेते हैं जैसे ये एक कागज है, पेंसिल है, तो पेंसिल जितने द्रव्य से, जिन जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, वही क्या कहलाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाएगा। तो वही तो यहाँ पे बोला गया है कि द्रव्य की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान या फिर मास कहलाता है। ठीक है। तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका क्या कहलाती है, आयतन। यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा, और वो कितना स्थान घेरती है वही क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे कि जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब, ये सभी वस्तुएं क्या हैं, द्रव्य हैं। जबकि जो ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है, विचार है, भावनाएं हैं, ये द्रव्य में नहीं आती। अब क्या बताइए, प्रकाश कोई स्थान घेरता है, नहीं घेरता। उसका कोई मास होता है, नहीं होता। जो आप सोच रहे हैं, क्या वो सोचने वाला स्थान घेरता है, क्या आपका थॉट स्थान घेरता है। अब ये ना बोलिएगा कि हाँ दिमाग में स्थान घेर लेता है ना, वो क्या है, एक काल्पनिक बातें हैं। ठीक है। तो जो भावनाएं हैं वो स्थान नहीं घेरती हैं, उनका कोई मास नहीं होता है, उनका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसीलिए वो द्रव्य नहीं कहलाती हैं। ठीक। अब इस विश्व की जितनी भी वस्तुएं हैं, सारे किससे निर्मित हैं, द्रव्य से यानी मैटर से निर्मित हैं। यानी अर्थात वस्तु में निहित पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। यानी जो वस्तु हैं उसमें जो पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, उनको ही हम द्रव्य कहते हैं। अब जो द्रव्य है, मैटर है, वो कई सारी स्टेट में पाया जाता है। मेनली अगर बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य 3 अवस्था में पाया जाता है। या तो वो ठोस होगा, या तो वो लिक्विड में होगा यानी तरल होगा, या फिर वो गैस में होगा। लेकिन साइंटिस्टों द्वारा 2 अवस्थाएं की और खोज की है, 2 अवस्था और खोजी गई हैं, जिसमें से एक अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, दूसरे को क्या बोलते हैं, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। लेकिन मेनली कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 ही अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए
सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में जो कण होते हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं। सॉलिड के जितने भी सॉलिड चीज़ें हैं उनके कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इसीलिए इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी आईएम क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम होता है। और अगर बोले कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं। और जो लिक्विड होता है वो बिल्कुल बीचों बीच में आता है। सॉलिड से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसीलिए इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं बिल्कुल आवारा होते हैं, ये बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जब बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस से मतलब क्या समझते हैं आप, कि जो इनके मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में स्पेस कितना है, इंटर यानी बीच में, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल, और स्पेस यानी स्थान। तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, इनके बीच में स्थान कितना है, इसी को क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होता है गैस में। अब जो सॉलिड होते हैं इनका शेप भी फिक्स होता है और साइज भी फिक्स होता है, यानी शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों चीज़ इनकी क्या होती है, फिक्स होती है। यानी शेप फिक्स है, साइज फिक्स है और आयतन भी फिक्स है। इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं इनको ये कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, कंप्रेसिबिलिटी का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड होती हैं इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता, ना ही शेप फिक्स होता है ना ही साइज। जैसे मान लीजिए, पर हाँ एक चीज़, वॉल्यूम इनका क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कोई 1 लीटर क्या है, पानी है। 1 लीटर पानी को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास के शेप का आ जाएगा। अगर आप उसको प्लेट में डालते हैं, थाली में डालते हैं, तो ये थाली के शेप का आ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा। 1 लीटर पानी अगर ग्लास में था तो थाली में भी 1 लीटर ही रहेगा, वो वॉल्यूम नहीं चेंज होता। लेकिन जो गैस होते हैं इनका ना तो शेप फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, ना ही इनका साइज फिक्स होता है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। क्योंकि इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनको हम दबा सकते हैं। ठीक है, ये इनमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण क्या होता है, पाया जाता है। तो ना इनका शेप फिक्स, ना साइज फिक्स, ना ही वॉल्यूम। इसको हम कंप्रेस करके गैसेस को हम कम स्पेस में भी ला सकते हैं। ठीक है, और ये रिवर्स प्रोसेस भी होती है। गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास में आ जाएंगे तो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल को और ज़्यादा पास में ला दोगे तो किस में बन जाएंगे, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी क्या माना जाता है, घनत्व। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, घनत्व। तो घनत्व तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते चलते हैं। तो पहली अवस्था क्या है, ठोस अवस्था, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट होता है अभी हमने पढ़ा, इनका शेप भी फिक्स होता है और वॉल्यूम यानी इनका आकार भी फिक्स होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। जब इन द्रव्य पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इसमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है, अर्थात इनमें नगण्य संपीड्यता यानी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का गुण पाया जाता है। अभी हम इस चीज़ों को पढ़ भी चुके हैं, क्या इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जो सॉलिड चीज़ें होती हैं इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी ये अपना आकार बनाए रहते हैं, इनमें कितना भी एक्सटर्नल आप फोर्स लगाते हैं। अब आ जाते हैं अंतर आणविक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस में। तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में होता है, सॉलिड में होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास में पाए जाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और जबकि इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इनका जो घनत्व होता है, घनत्व भी सबसे अधिक होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लकड़ी है, लोहे की छड़ है, कांच है, पत्थर है। अब पत्थर को दबा के दिखाइए, क्या वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके मॉलिक्यूल इतना पास पास होते हैं कि इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा कंप्रेस करने पे ये टूट जाएंगे, पर क्या है, शेप चेंज नहीं करेंगे। वही है ना कि झुकेगा नहीं साला। ठीक है, मतलब टूट जाएगा पर कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले स्टेट पे जिसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट।
अब बताइए द्रव्य अवस्था या फिर लिक्विड स्टेट क्या होता है। द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, यानी ये ग्लास के शेप का भी हो सकता है, थाली के शेप का भी हो सकता है, परंतु इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। 1 लीटर इसमें तो 1 लीटर भी किस में रहेगा, थाली में भी रहेगा। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए द्रव्य जो वस्तुएं होती हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनका आकार निश्चित नहीं होता है। अब जो द्रवों में अंतर आणविक स्थान है यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, यानी जो इसके पार्टिकल्स हैं थोड़ा दूर पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। जबकि इनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो भी कम होता है, किससे, ठोस की अपेक्षा या सॉलिड की अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। अर्थात द्रवों में ठोसों की अपेक्षा घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, तेल आ जाएगा, ये सारे किस में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं अगली अवस्था यानी गैसियस स्टेट में। गैसीय स्टेट या गैसीय अवस्था में क्या होता है, गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी ना आकार फिक्स होता है और ना ही आयतन फिक्स होता है। गैस को जिस पात्र में रखी जाती हैं वह इस पात्र के आकार को क्या कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। अब जो गैसों में अंतर आणविक स्थान है यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, ये क्या होगा, सबसे कम होगा। सॉलिड से तो बहुत कम होगा, पर लिक्विड से भी ये क्या होता है, कम होता है। सॉरी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी इनके अणुओं के मध्य जो स्पेस होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और इनकी जो संपीड्यता होती है वो भी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हाई होती है। इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। इनके जो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। इसलिए गैस के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब देखिए जो द्रव्य हैं, जो मैटर है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों यानी स्मॉल पार्टिकल से होता है। बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनका निर्माण किससे होता है, सूक्ष्म पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, द्रव्य कणों के मध्य स्थान होता है। जो पदार्थ बना है वो कोई चीज़ टूटती क्यों है, अगर देखिए एक ही चीज़ से बनी हो तो वो कभी टूटेगी नहीं, टूटेगी। वो टूटती क्यों है कि देखिए उनके बीच भले ही जो सॉलिड चीज़ें हैं वो भी क्यों टूटती हैं, इसलिए टूटती हैं कि भले ही जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है यानी उनके मॉलिक्यूल के बीच स्थान है वो बहुत कम हो, लेकिन होता तो है। तो वह उसी स्थान के कारण जब उसमें हम फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बल लगाते हैं, तो वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि द्रव्य कणों के मध्य स्थान होता है, भले कम हो ज़्यादा हो, वो स्टेट पे निर्भर करता है कि किस अवस्था में है द्रव्य, लेकिन स्पेस तो होता ही है। द्रव्य जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, जो सॉलिड है उसमें जो पार्टिकल्स हैं अपनी जगह पे कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते रहते हैं। कौन, इसमें, सॉलिड में। लिक्विड में तो बहने का ही गुण होता है, वो तो फ्लो करता ही है। और गैसियस स्टेट के अणुओं में तो और ज़्यादा गति होती है, लेकिन द्रव्य जो कण है उनमें निरंतर गति होती रहती है तथा तापमान बढ़ाने पर उनकी गति अधिक हो जाती है। जब भी हम टेम्परेचर, चाहे आप देखिए पानी को जब उबालिए, देखिए पानी कैसे बुलबुला फेंकने लगता है। ठीक है, तो जब भी हम तापमान बढ़ाएंगे ना तो जो द्रव्य के कण हैं उनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द्रव्य कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो द्रव्य कण हैं उनके मध्य आकर्षण बल कार्य करता है, जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखने का कार्य करता है। नहीं तो जितने भी अणु हैं सब अलग अलग भागे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिससे वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। द्रव्य के विभिन्न प्रकार भी होते हैं। द्रव्य के विभिन्न प्रकार क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं या फिर सब्सटेंस कहलाते हैं। देखिए द्रव्य के विभिन्न प्रकार भी होते हैं, और ये जो प्रकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ या फिर सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे कि लोहा है, मिट्टी है, मोम है, ये सब क्या है, द्रव्य के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, और पदार्थों के मिश्रण से बनी विशेष गुणधर्म वाली जो सामग्री होती है उसी को क्या बोला जाता है, वस्तु कहा जाता है। वस्तु किसको कहा जाता है, पदार्थ को मिलाया और मिला के एक स्पेसिफिक जो गुण है, स्पेसिफिक गुण वाली जो भी सामग्री बनती है उसी को क्या कहा जाता है, वस्तु कहा जाता है। जैसे गाड़ी, जैसे कपड़े, घर, ये क्या है, पदार्थों को मिलाया और मिलाने से हमने एक स्पेसिफिक गुण वाला यानी घर बनाया, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, रहने के लिए, स्टे करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है द्रव्य की प्रॉपर्टी या फिर द्रव्य की विशेषता।
अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा अवस्था को। प्लाज्मा क्या होता है? गैसों की एक आयोनाइज्ड स्टेट है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? आयनीकृत अवस्था है, जिसमें जो धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन है ना, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो प्लाज्मा स्टेट किसको कहा गया है? जो गैसों की आयोनाइज्ड यानी आयनीकृत जो अवस्था है, उसी को प्लाज्मा अवस्था कहा गया है। प्लाज्मा अवस्था में गैसें जो होती हैं वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो एक आप ये याद रखिएगा कि प्लाज्मा अवस्था में जो गैसें होती हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अब आ जाते हैं BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। चौथी अवस्था क्या थी? प्लाज्मा। देखिए 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने द्रव्य की पांचवी अवस्था की खोज की थी, यानी फिफ्थ स्टेट और स्टेट ऑफ मैटर की इन्होंने खोज की। और इसके लिए इन्होंने कुछ गणनाएं की और उसके आधार पे जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी BEC के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की कि द्रव्य की एक पांचवी अवस्था भी होती है। देखिए पहले द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था खोजी गई, जो कि गैस की आयनीकृत अवस्था हुई। फिर उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस ने द्रव्य की पांचवी अवस्था की खोज की, जिसको BEC के रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की गई। जो BEC है यह वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप पर पहले क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। अब परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन, या फिर इसको 273.15 डिग्री सेल्सियस भाई बोल सकते हैं। तो यहाँ तक इसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने पर जो परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? लगभग समाप्त हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, तथा वो क्या होते हैं? परस्पर संयुग्मित होते हैं और संयुग्मित होकर एक परमाणु के रूप में दिखने लगते हैं। ठीक है। पदार्थ को क्या किए? परम शून्य तापमान पर ठंडा किए, जिससे उनकी ऊर्जा होती है वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है और वो एक संयुग्मित होकर इकट्ठे होकर एक परमाणु के रूप में दिखाई देने लगते हैं। फिर वर्ष 2001 में एरिक एरिक्सन और एरिक एरिक्सन है, CDP में चली गई थी। एरिक कर्नेल और वोल्फगैंग केटरले तथा कार्ल वीमैन को क्षारीय अणुओं की सांद्र गैस में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 2001 में किया गया था। तो ठीक है, ये कौन सी अवस्था हो गई? ये हो गई BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था। तो हमने पदार्थ की सारी अवस्थाओं को पढ़ लिया है। अब इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उनको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है? यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का विलयन तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान नहीं बदलेगा, घनत्व नहीं बदलेगा, सांद्रता नहीं बदलेगा, या फिर आयतन नहीं बदलेगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन। देखिए द्रव्यमान बदल जाएगा, पहले एक एक चीजें थी ना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। देखिए क्या है, यदि हम 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर यानी 0.5 लीटर पानी में मिलाते हैं तो एक जो भौतिक राशि है, कौन सी भौतिक राशि? द्रव्यमान, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। जब चीनी और पानी आपस में घुलती है ना, तो जो उनका द्रव्यमान है, जैसे चीनी प्लस पानी जितना रहा होगा ये वही सेम बना रहता है। चीनी प्लस पानी यानी कुल द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जबकि घनत्व बदल जाता है, सांद्रता बदल जाती है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो आयतन में भी परिवर्तन नहीं आता है, पर यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, हल्का परिवर्तन आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे आयतन को करेक्ट आंसर न मानते हुए ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्रव्यमान को करेक्ट आंसर यहाँ पे मान के चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसी वस्तु के नमूनों को वायु में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात उसका गायब हो जाना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, विसरण कहलाता है, या फिर विकिरण कहलाता है। यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई एक सैंपल है, उसको अगर आप वायु में खुला रख देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वो गायब हो जाता है, ना लिक्विड बना ना कुछ, मतलब पानी में नहीं परिवर्तित हुआ, ये क्या हुआ? गायब ही हो गया वहाँ पे। तो ये जो प्रक्रिया होती है गायब होने की, इसको क्या बोला जाता है? बाष्पीकरण बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन, विसरण, या फिर विकिरण बोला जाता है। तो बाष्पीकरण क्या होता है? कोई भी लिक्विड है, तो कोई भी लिक्विड जब वो गैस में चेंज होती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बाष्पीकरण बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? गैस में, बिना लिक्विड अवस्था में आए
या गैसियस स्टेट में, जिसको बोलते हैं उड़ जाना, तो ये किस में आता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। विसरण क्या होता है? फैलना। जैसे खाने की खुशबू फैलती है ना, तो फैलना ये क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विकिरण क्या होता है? ऊर्जा का विस्तार या ऊर्जा का प्रसार, ये सब क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। यहाँ पे क्या बोला है कि वायु में अगर खुला छोड़ देते हैं तो गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आ जाएगा? कपूर आ जाएगा। आप कपूर को देखिए, खुला छोड़ दीजिए बाहर, तो अपने आप क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। साथ ही साथ जो एक नेफ्थलीन वॉल आती है ना, जो कि कपड़ों में रखी जाती है और सिंक वगैरह में डाली जाती है, तो वो भी क्या होती है? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होती है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने में, रंगीन पदार्थों के सूखे आसवन में, या फिर मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी जो प्रक्रिया होती है वो किसमें प्रयोग होती है? तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, या फिर बोलेंगे ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें क्या किया जाता है? मिश्रण, जो भी मिक्सचर है ना, मिक्सचर के घटकों को अलग किया जाता है। जो मिक्सचर के कॉम्पोनेंट हैं, मिक्सचर के कॉम्पोनेंट को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। एक चीज़ क्लियर हो गया। कंपोनेंट में खासकर जो रंगीन कंपोनेंट होते हैं, कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहचान करने में इसका उपयोग नहीं किया जाता, संरचना निर्धारण में नहीं, आसवन में नहीं, मिश्रण से पदार्थों को अलग थलग करने में किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। और खासकर अगर रंगीन पदार्थ लिखा है तब तो और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? आसवन विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, या फिर क्रिस्टलीकरण विधि। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नेप्थलीन होता है ये क्या करता है? डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से किस में चला जाता है? सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में आए बिना ये क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और रेत तो उड़ता नहीं है, तो जब भी नेप्थलीन और जो रेत है ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसको खुले में छोड़ देंगे। जब खुले में छोड़ देंगे तो नेप्थलीन जो बॉल है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में आके उड़ जाएगी, जबकि रेत क्या रहेगा? वहीं पे कांस्टेंट बना रहेगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, या फिर इसको क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं आसवन विधि क्या होती है। आसवन विधि में तरल पदार्थों को अलग किया जाता है, लेकिन तरल पदार्थों को उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर अलग किया जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे? जैसे मान लीजिए वाटर है, यानी पानी है, और पानी के साथ साथ क्या मिल गया है? अल्कोहल मिल गया है। क्या मिल गया है? अल्कोहल मिल गया है। तो आप बताइए वाटर और अल्कोहल को कैसे अलग करेंगे? तो इनको बॉयल करेंगे, यानी डिस्टिलेशन मेथड, आसवन विधि का उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा? जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कम तापमान में ही उबल के उड़ जाएगा, उसके बाद वाटर बचेगा। ठीक है। अब अगला ऊर्ध्वपातन तो हम पढ़ चुके हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि भी अभी जाके पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलीकरण विधि क्या होती है? क्रिस्टलीकरण में हम क्या करते हैं? सीधे इससे ठोस प्राप्त किया जाता है, शुद्ध ठोस इससे प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के रूप में जो नमक का शुद्धिकरण होता है ना, समुद्र के पानी का जो नमक का शुद्धिकरण होता है वो किस में आ जाता है? क्रिस्टलीकरण मेथड में, या क्रिस्टलाइजेशन मेथड के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन का क्वथनांक, विलयन की श्यानता, विलयन की सांद्रता, या फिर विलयन की शुद्धता। कुल मिला के यहाँ पे बोला है कि जो विलयन की कुल मात्रा और उसमें विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या होगा। देखिए विलयन क्या होता है, मैं इसको बिल्कुल आपके जो डेली यूज वाले वर्ड हैं उनसे समझाती हूँ। तो विलयन क्या होता है? जैसे आप शुगर और वाटर को घोले, यानी शक्कर और पानी को आपने घोला, तो मिल के जो शरबत बना, शरबत क्या कहलाएगा? यहाँ पे शरबत क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अब उसमें विलेय क्या होता है? विलेय वो होता है जो घुला होता है। तो घुला क्या है? यहाँ पे शुगर घुला है, यानी शक्कर घुला है। और विलायक क्या होता है? विलायक क्या होता है? विलायक में आता है पानी, जो कि उसको घोलने का काम करता है। तो घोलता कौन है? पानी। घुलता कौन है? शक्कर। और दोनों मिलकर क्या बनते हैं? शरबत बनते हैं। जिसके वजह से इनके जो, अब देखिए यहाँ पे देखिए विलयन का क्वथनांक क्या होता है? उबलने का तापमान होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है ना,
क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। और श्यांता किसको बताता है, श्यांता बताता है गाढ़ापन को। ये किसको बताता है, गाढ़ापन को बताता है। विलयन की शुद्धता, ये तो प्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलयन की सांद्रता। कि जब किसी विलयन की कुल मात्रा तथा जो उसमें मिश्रित विलेय के कुल मात्रा का अनुपात, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा विलयन की सांद्रता। और यही क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पायस एक कोलाइड होता है किसमें, द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या फिर ठोस में द्रव का। तो पायस किसका कोलाइड होता है, तो पायस होता है द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। ठीक है, द्रव में गैस का कौन सा कोलाइड होता है, जिसमें द्रव और गैस मिले हों, तो ये क्या कहलाता है, फेन, फॉग, या फिर इसको झाग भी कहा जाता है। झाग क्या होता है, ये होता है, सॉरी, ये क्या होता है, गैस में द्रव का। द्रव में गैस का क्या होता है, इसमें आ जाएगा एरोसोल। क्या आता है, एरोसोल, इसमें एरोसोल आ जाएगा। वहीं पे अगर इसका उल्टा गैस में द्रव का, गैस में द्रव का कौन आता है, इसमें आ जाएगा झाग या फिर फेन, झाग या फिर फेन आ जाएगा। ठोस में गैस का क्या आ जाएगा, ठोस में गैस का आ जाएगा ठोस एरोसोल, या फिर इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड एरोसोल बोला जाता है। ठीक है, तो ठोस में गैस का ठोस एरोसोल आ जाएगा, गैस में द्रव का झाग या फिर फेन, द्रव में द्रव का पायस आ जाएगा, और द्रव में गैस का क्या आ जाएगा, एरोसोल आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे जो जेल होता है, जेल भी आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो जेल क्या होता है, द्रव में ठोस का मिक्सचर होता है, कोलाइड होता है। द्रव में किसका कोलाइड होता है, सॉलिड का या फिर ठोस का कोलाइड होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है, पायस है, निलंबन है, फोम है, या फिर जेल है। अब भी हमने पढ़ा जेल क्या होता है, द्रव में ठोस का मिक्सचर। तो क्या दूध में दूध क्या है, द्रव है, क्या द्रव में ठोस का मिक्सचर दूध होता है, बिल्कुल नहीं। जेल क्या होता है, द्रव में किसका मिक्सचर होता है, ठोस का या सॉलिड का मिक्सचर होता है, ठोस का होता है। वहीं पे पायस क्या होता है, पायस होता है द्रव में द्रव का मिक्सचर। और जो दूध भी होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का पायस होता है, जो कि दूध में भी क्या होता है, जो फैट होता है, फैट की बूंदें जो होती हैं वो पानी में फैली रहती हैं, इसलिए यह क्या होता है, द्रव में द्रव का वाला कोलाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। निलंबन में क्या होता है, निलंबन में जो भी भारी कण होते हैं, भारी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन या फिर निलंबन कहलाता है। और फोम क्या होता है, गैस प्लस द्रव। फॉर्म क्या होता है, गैस प्लस द्रव, यानी गैस में द्रव का मिक्सचर क्या कहलाता है, फॉर्म कहलाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पारा, पानी, ईथर, या फिर बेंजीन। तो देखिए, सामान्यतः जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक माना जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं लिक्विड स्टेट में, तो इन लिक्विड की बात करें, इन द्रवों की बात करें, तो इसमें जो पारा होता है, मर्क्यूरी होता है, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। क्योंकि ये क्या है, क्योंकि यह क्या है, एक प्रकार की धातु है। क्या है, धातु है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, आसुत जल के पानी से बनी बर्फ है, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण है, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो शुष्क बर्फ होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको ड्राई आइस के रूप में भी जाना जाता है। क्यों यह होती है, क्योंकि ये पिघलती नहीं है, यानी ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती है, ये डायरेक्ट किसमें, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिक्सचर से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा, निस्यंदन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, या फिर आसवन द्वारा। तो देखिए, जो आयोडीन होता है ना, यहाँ पे देखिए आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl। तो आयोडीन क्या होता है, आयोडीन ऊर्ध्वपातित होता है, आयोडीन में सब्लिमेशन होता है कि नहीं, आयोडीन में क्या होता है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन होता है। जबकि जो पोटेशियम क्लोराइड है ये ऊर्ध्वपातित नहीं होता, अगर दोनों ऊर्ध्वपातित होते दोनों क्या हो जाते, उड़ जाते। जबकि जो पोटेशियम क्लोराइड है ये ऊर्ध्वपातित नहीं होता। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर है ना, आयोडीन का और पोटेशियम क्लोराइड का, KCl का, तो इनको इकट्ठे रखेंगे तो आयोडीन क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, और पोटेशियम क्या रहेगा, पीछे रह जाएगा, बचा रहेगा। और ये जो प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वहीं पे जो ये अवसादन, अब बताइए अवसादन क्या होता है,
तो जब भी जैसे मिट्टी है, सॉइल है, मिट्टी और पानी इन दोनों को अगर मिला के रख दिया जाए तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जो मिट्टी है वो तली में बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? अवसादन बोला जाता है, यानी भारी कण का नीचे बैठना। फिल्ट्रेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ को छान के अलग करना, जैसे चाय छानते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। आसवन विधि भी पता है कि इसमें गलनांक सॉरी बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के आधार पे क्या किया जाता है? दो द्रवों को अलग किया जाता है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ इसको याद रखिएगा, इसमें ये ठोस पदार्थों में लागू नहीं होता है, यानी जो सॉलिड जो पदार्थ हैं, सॉलिड पदार्थों को अलग करने में आसवन विधि का उपयोग नहीं किया जाता। ये किसमें किया जाता है? लिक्विड पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है, पूरी थ्योरी पढ़ी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होते हैं, द्रव्य क्या होती हैं, द्रव्य की प्रॉपर्टी या गुण क्या होते हैं, साथ में प्लाज्मा स्टेट क्या होता है और बीसी स्टेट क्या होता है। तो सभी अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते थे, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ये सीरीज जरूर फॉलो करिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाली है। अगर आप एक प्ले लिस्ट पढ़ लेते हैं ना, तो उससे आपकी थ्योरी और एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।